नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के नए सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग वर्ब के बारे में बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड टेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस। ओके, चलिए। वर्ब का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका टाइम एंड टेंस है। तो इसके पहले ना आप एक काम करो, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको पिछला जो पार्ट है वर्ब का, जो बेसिक्स है, क्या है वर्ब होता क्या है, इसको टाइप्स में डिवाइड किए थे, उसको ना एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले टाइम एंड टेंस होता क्या है। तो सिंपल सी बात ये मान लो कि जब कोई वर्ब समय के अनुसार चेंज होता है, वर्ब जो है चेंज होता है समय के अनुसार, उसी को बोलते हैं टाइम एंड टेंस। सिंपल सी भाषा में, ठीक ना। कोई वर्ब समय के अनुसार बदलता है, उसे बोलते हैं टाइम एंड टेंस। यानी कह सकते हैं कि द चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, द चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि समय के अनुसार क्या बदलती है वर्ब, तो उसे कहा जाता है टाइम एंड टेंस। इट्स कॉल्ड टाइम एंड टेंस। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके बाद ये जान लो कि जो टाइम एंड टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 प्रकार के। टाइम जो है, जो समय है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। वर्तमान समय, आपका भूत समय और भविष्य समय, यानी कि प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। यानी कह सकते हैं कि देयर आर 3 kinds of time. There are 3 kinds of time in usage. यानी उपयोग में हम लोग 3 प्रकार के समय को लेते हैं। पहला समय होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, ठीक ना। दूसरा लेते हैं हम लोग पास्ट टाइम। तीसरा लेते हैं आपका फ्यूचर टाइम। देखो, समय को ना 3 तरह से आप माप सकते हैं। वर्तमान समय, जो बीता हुआ समय है वो, और एक भविष्य का समय। ठीक है, तो समय को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड किए। ठीक है, अब सवाल है कि टेंस को कितना तरह से। तो समय को देखो, टाइम या 2 वर्ड है ना, ये एक टाइम है एक टेंस है, तो दोनों अलग अलग चीज है। ठीक ना। तो टाइम को हम लोग 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब टेंस को, अगर टेंस का बारी आवे, तो टेंस को ना हम लोग ना 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। टेंस को 4 प्रकार के डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं, और हमने टाइम को डिवाइड किया 3 प्रकार से, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। अब हम लोग टेंस को डिवाइड करेंगे 4 प्रकार से। ठीक है, तो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आपको आगे करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, हो गया। हाँ जी, आगे देखो, हम लोग टेंस को 4 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर 4 kinds of tense, 4 kinds of tense in usage. There are 4 types of tense in usage. सबसे फर्स्ट की बात करें तो होता है इंडेफिनिट टेंस। ओके, सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस टेंस। हो गया, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने टेंस को 4 फॉर्म में बांट दिया। एक हो गया इंडेफिनिट टेंस, एक हो गया कंटिन्यूअस टेंस, एक हो गया परफेक्ट टेंस, और एक हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, वो स्टार्ट करेंगे टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम। ठीक ना, टेंसेस विथ
प्रेजेंट टाइम। यानी हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन किस समय में पढ़ेंगे? वर्तमान समय में। ठीक है, यानी कि इस चारों जो टेंस है इसको पढ़ेंगे पहले वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट में। प्रेजेंट पढ़ेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक ना, तो अलग अलग 4 फॉर्म में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे टेंस विथ प्रेजेंट टाइम। ठीक ना, टेंस विथ प्रेजेंट टाइम, जिसमें सबसे पहला 1 नंबर में होगा, 1 नंबर में आपको होगा इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको लिख के आप डैश दोगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दिया था फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहला। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लो। देखो, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका और फॉर्म इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होता है? डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इसको निगेटिव में सेंस में करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो क्या होगा? वही चीज, डू और डज आगे हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर किसका है? यह स्ट्रक्चर आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, देखो आप ना याद रखिएगा, एक चीज याद रखना इसमें, थोड़ा सा बस इतना सिर्फ ध्यान दे देना और कोई बात नहीं। ये बचपन से आप पढ़े होंगे। इस जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखे है ना, सारा स्ट्रक्चर, जैसे ये हो गया फर्स्ट, हो गया ये आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया फोर्थ। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखे बचपन से आप पढ़ते आए हैं, ये आपके लिए कोई नया बात नहीं है। ठीक ना, कितना बार आपने इस स्ट्रक्चर को देखा होगा, तो आपके लिए बहुत ही इजी वाली बात है। देखो, एक बात सिर्फ याद रखना कि जब भी कहीं पर यूज हो जाए डू या डज, डू या डज, इसके बाद में आप हमेशा V1 देना। ठीक ना, V1 के अलावा डू या डज के बाद कुछ और आता है तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को सिर्फ ध्यान रखना कि डू डज रहेगा तो V1 रहेगा। लेकिन लोग कंफ्यूज आते हैं ना, क्योंकि इसमें V1 V5 दोनों होता है। तो भाई V1 V5 कब होता है? जब डू डज नहीं लगता है तब। लेकिन जब डू और डज लगा दोगे तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको V1 ही लगेगा। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़े। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चलना आपको जानना है, इतना तो हर कोई जानता है, लेकिन आगे आप लिखोगे रूल्स एंड यूजेज। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, रूल्स एंड यूजेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे एग्जाम्पल नहीं दिए हो तो भाई इससे भी एग्जाम्पल दूंगा। ठीक ना, आप रूल्स एंड यूजेज जो बताऊंगा ना सारा, इसमें एग्जाम्पल सब इंडेफिनिट का ही होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला चीज, अगर कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदत आपको दिखाना है, तो कोई भी आदत हो वर्तमान समय में, कोई भी आदत हो तो उसको दिखाना है वर्तमान समय के आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाना। ठीक है, तो याद रखना कि वर्तमान समय के आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। आप हिंदी में लिखना चाहो तो रूल को हिंदी में लिख लो कि वर्तमान समय की आदत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। और नहीं तो इंग्लिश लिखना तो क्या लिख सकते हैं? सिंपल सा कि टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, टू शो अ प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत, सीधा बात है। ठीक ना, टू शो अ प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में आदत को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं? दिखाने के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्शन का। जैसे अगर बोलते मैं शराब पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, एग्जाम्पल। तो देखो ये हैबिट है आपका कि आप क्या करते हो? शराब पीते हो, तो आप क्या लिखोगे? इसका क्या बनाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट पहले सब्जेक्ट दोगे तो सब्जेक्ट हो गया इसमें आई। ठीक ना,
फिर उसका V1 या V5, तो आई के साथ V1 लगेगा, तो क्या होगा, पीना का ड्रिंक, आई ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक वाइन, मैं शराब क्या हूँ, पीता हूँ, ठीक ना। तो हमने इसको प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में रखा। तो कोई भी आदत हो आपका, आप ना प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में रखोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था पहला रूल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का। अब चलते हैं हम लोग प्रेजेंट इन डिफरेंट का सेकेंड रूल को देखते हैं इसको। चलिए अब आते हैं इसका रूल्स नंबर सेकेंड प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का, ठीक है। तो अब वर्तमान समय का कोई भी रीति रिवाज होगा, ठीक ना, वर्तमान समय का अगर कोई रीति रिवाज है तो उसको भी प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा लिखिएगा टू शो अ प्रेजेंट कस्टम और रिचुअल, कस्टम और रिचुअल, कस्टम और रिचुअल, कस्टम और रिचुअल मतलब होता है रीति रिवाज, ठीक ना, इसका मतलब पूरा होता है रीति या रिवाज। ओके, चलो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि वर्तमान में रीति रिवाज का मतलब क्या होता है, ठीक ना। जैसे आप बोलते हो ना कि हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, पर बोलते हो आप हिंदू लोग मंदिर में पूजा करते हैं, देखो बचपन में पढ़े होता है ती है ते है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक ना। अगर ऐसा बात थोड़ी है, अगर आता है कि हिंदुओं की मंदिर में पूजा करने की परंपरा है, तब भी तो यही सेंटेंस होता है, यही इसी तरह से बनता, ठीक है। ता है ती है ते है, इस जो पढ़े ना उसको भूल जाइए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी रीति रिवाज रहे तो आप इंडिपेंडेंट टेंस में बनाओ, ठीक ना, आराम से। तो क्या बनाओगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदू, यानी कि द हिंदू, ठीक है। फिर वर्ब दोगे, वर्ब का क्या V1 दोगे या V5, तो हिंदू लोग है तो हिंदूज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लुरल हो गया। अब प्लुरल के साथ क्या लगता है, V1, याद रखोगे जब कभी प्लुरल वर्ब होगा तो आप लगाओगे V1, सिंगुलर वर्ब होगा लगाओगे V5, याद रखना, सिंगुलर वर्ब V5, प्लुरल वर्ब V1, ठीक है। तो ये प्लुरल वर्ब तो यहाँ V1 होगा, और यहाँ पे वर्ब है पूजा करना, पूजा करना क्या होता है, वर्शिप, द हिंदू वर्शिप, कहाँ, मंदिर में, तो इन टेम्पल, टेम्पल हो गया। तो यानी कि वर्तमान समय का अगर रीति रिवाज रहे उसको दिखाना रहे तो आप हमेशा प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का प्रयोग करना, ठीक है। तो ये था रूल नंबर सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर थर्ड इंडिफिनिट टेंस का। देखो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वत्रिक सत्य हो जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक ना, उसको आप दर्शाना रहे तो आप उसको भी प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में दर्शाओगे, ठीक है। तो थर्ड वन इज टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ, थर्ड में टू शो अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वत्रिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वत्रिक सत्य जिसे आप झूठ नहीं कर सकते हो, जो प्रकृति का बनाया हुआ ऐसा सिद्धांत है जो हमेशा वही होगा, उसे आप कुछ भी कर लो आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे जैसे सूरज पूरब में उगता है, अब आप चेंज कर दो क्या कि सूरज पूरब में नहीं उगेगा, ठीक ना, उगे हमेशा उगता है, उगते रहेगा ही, तो ये इस तरह से ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या बनाओगे, द सन, सन देखो सिंगुलर है तो वहां पे V5 लगेगा, राइज मतलब होता है उगना तो V5 हो जाएगा राइजेज। याद रखना कि सिंगुलर वर्ब V5 लगेगा, कहाँ, पूरब में, तो इन द ईस्ट, बन गया। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक ना, उसे आप हमेशा प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में लिखे हुए, ठीक ना। सूरज पूरब में उगता है, जो पृथ्वी है सूरज के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता है, कुछ भी रहे यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसे हमेशा प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस में रखोगे। इज दैट क्लियर, क्या ये सही है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, हाँ जी चलिए अब चलते हैं 4 नंबर पे। अब ना इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो प्रयोग है वो शैल और बिल को रिपीट से बचाने में करते हैं, ठीक ना। तो 4 नंबर में ये देखिए लिखिएगा कि शैल या बिल के
रिपीट में दोहराना नहीं, दोबारा उगा रहा है, तो उसको बचने के लिए क्या करते हैं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। शैल या विल के रिपीट से बचने में कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कोई कंडीशनल सेंटेंस क्या है, मतलब कैसे जानेंगे कोई सेंटेंस कंडीशनल है। देखो अगर कोई भी, अब इसके तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो भाग है उसी भाग में लगाइएगा ना, जिसमें इफ लगा रहे, वेल लगा रहे, आई सुनाई लगा रहे, आई लॉन्गाई लगा हो, ये सब शुरू होता है कहलाता है कंडीशनल, ठीक ना। ये कंडीशनल पार्ट को दिखाता है, ठीक है। तो उसमें लगाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले नोट लिख लो, फिर एग्जांपल से समझाते हैं आपको कंडीशनल क्या होता है, और सारे चीजें ना एग्जांपल समझाएंगे, पहले नोट लिख लेते हैं, ठीक है। इसके तहत ध्यान रहे कि इसके तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग वाक्य के उसी भाग के साथ होता है, वाक्य के उसी भाग के साथ होता है, जो इफ विदर व्हेन, इफ हो गया, व्हेन हो गया, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, etc से शुरू, etc से शुरू होकर कंडीशन को दर्शाता है, ठीक ना, दर्शाता है। देखो टाइम लगेगा, बस चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। लिखने में आपको इतना सारा टाइम लगेगा, टाइम दो। जब तक समय नहीं दोगे क्या सीखोगे, तो समय तो देना पड़ेगा भाई, बिना समय दिए कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि शैल और विल के रिपीट के होने पर, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें शैल और विल रिपीट रहेगा, उसको बचना है, रिपीट नहीं करना है, क्योंकि एक बार में दो तो आएगा नहीं, ठीक ना। तो नहीं दो बार आएगा, तो एक बार रिपीट से बचाना है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर लो। लेकिन सेंटेंस क्या होना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस होना चाहिए। अब सवाल है कि किस पार्ट में लगाएंगे इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट आप उसी भाग में लगाओ ना जिस भाग में हो इफ हो, व्हेन हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, क्योंकि ये सब सेंटेंस लगा होगा ना तभी कहलाएगा वो कंडीशनल सेंटेंस वाला है, क्योंकि कंडीशन को दर्शाता है ये। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करो। जैसे अगर कहते हैं यू विल गो, ठीक ना, व्हेन ही विल कम, ठीक है, व्हेन ही विल कम। अब यहाँ पे देखो इधर विल है और ये भी विल है, अब ये रिपीट हो गया है, विल ना दोबारा आ गया, इसको हटाना है क्योंकि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दो बार आप एक ही यूज को, एक ही वर्ब को यूज नहीं कर सकते हो, सेम को, ठीक ना, तो हटाना है। तो आप क्या करोगे, तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि व्हेन लगा है। बताया था ना कि व्हेन अगर लग गया जिस पार्ट में, उसी पार्ट में इंडेफिनिट बनाइएगा। तो कौन सा पार्ट को इंडेफिनिट बनाएंगे, इस पार्ट को बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, व्हेन। जिस पार्ट में व्हेन हो, एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, इफ हो, उसको इंडेफिनिट बनाइए। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही कैसे करोगे, यू विल गो व्हेन ही कम्स, ठीक ना, ये हो जाएगा ही कम्स। अब सही होगा, हमने इस पार्ट को इंडेफिनिट बना दिया। इंडेफिनिट क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V5, क्योंकि ही सिंगुलर है तो V5 हो जाएगा, तो अब ये सही हो जाएगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विल को रिपीट होने से बचा लिया, शैल को भी इसी तरह से रिपीट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सीख गए चीजों को कि विल को जब भी रिपीट होना हो तो कंडीशन वाले पार्ट को इंडेफिनिट बनाइएगा। कंडीशन वाले पार्ट मतलब जिसमें व्हेन लगा हो, इफ लगा हो, एज सुन एज लगा हो, तो उस पार्ट को बना दो इंडेफिनिट, सेंटेंस हो जाएगा सही। चलो आगे बढ़े।
चलिए, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स नंबर 4, ठीक ना। अब चलते हैं रूल नंबर 5 के पास। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। 4 रूल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया। अब रूल नंबर 5, ठीक है। कोटेशन जानते हैं? कोटेशन, कोटेशन, अरे भाई कोटेशन पता हो ना, यानी कोटेशन जारी करने में, जारी करने में, सिंपल सी बात है, ठीक ना। कोटेशन जारी करने में जैसे ना बोलते हैं कोई अगर कोई चीज बोलता है, कोई वाक्य बोलता है, ठीक ना, वो वाक्य, उस वाक्य को बोलते हैं कोटेशन। जैसे कबीर दास ने कहा, क्या कहा था? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो आप इसको कैसे लिखोगे कोई कोटेशन को? तो इंडिफिनिट में ही लिखोगे कोटेशन को। जैसे बोलोगे कबीर सेज, नोट सेड, हालांकि कबीर तो पहले ही कह चुके हैं इस बात को, लेकिन सेड नहीं कहोगे, बोलोगे कबीर सेज, क्योंकि इंडिफिनिट में ही बनाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोटेशन बोला था, ठीक ना। तो इसको इंडिफिनिट बनाओ, कबीर सेज, हमेशा सेड नहीं, सेज, ठीक ना। सेड, सेज, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसके बाद जानते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को, जो भी है, ये कोटेशन हो गया, ठीक ना। तो हमें यहाँ पे देखो, हमेशा इंडिफिनिट रखोगे। तो कबीर सेड अगर बोलोगे तो गलत हो जाएगा, सही होगा कबीर सेज। ओके, चलो, तो कोटेशन को भी बोलेगा तो उसमें आप इंडिफिनिट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। नाउ 6 नंबर, 5 नंबर हो गया समाप्त यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर में चलते हैं। अगर कोई ऐतिहासिक घटना, ठीक ना, ऐतिहासिक घटना जो अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो घटना चलो कब का समाप्त हो गया हो, उसको भी दिखाना रहे ना, तो आप ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। तो नंबर 6 में क्या करोगे? हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, यानी हिस्टोरिकल इवेंट जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पहले ही हो गया था, ठीक ना, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको बताना रहे तो आप ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। जैसे सिकंदर, सिकंदर डिफीट्स पोरस, सिकंदर डिफीट्स पोरस, पोरस इन वार, यानी युद्ध में सिकंदर ने पोरस को क्या कर दिया? हरा दिया। अब बताओ इस ऐतिहासिक घटना से क्या मतलब? ये कभी एग्जिस्ट करेगा? अभी नहीं करेगा ना, तो इसलिए इसको आप इंडेफिनिट टेंस में रखोगे, ठीक है। तो कोई भी ऐतिहासिक घटना जो पहले हो चुका है, अभी उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, अभी वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसको आप रखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हो गया, ये था नंबर 6। अब आते हैं नंबर 7। नंबर 7 देखो, नंबर 7 में है ना कि कोई 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान, सर्टेन फ्यूचर प्लान, अगर भविष्य में कोई योजना है और योजना इतना निश्चित है कि 99% होगा ही होगा, तो उस कंडीशन में आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करोगे। क्यों ना भविष्य की घटना हो, लेकिन फिर भी उसको दिखाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इस पर 99% सही होने की आशा है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं पीएम विजिट्स नेपाल, पीएम विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, देखो ये जो नेक्स्ट मंथ है, ये तो बता रहा है कि ये घटना भविष्य में होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्या देती है? इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि इस घटना को होने में 99% की गारंटी है कि प्रधानमंत्री जी नेपाल अगले महीने जाएंगे ही जाएंगे, सर्टेन है। क्योंकि एक डेमोक्रेट है, बहुत बड़े, इनका प्लान तो चेंज होता नहीं है सर ने, अगर कोई कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए कह दिए 99% हो, ठीक ना। तो इस कंडीशन में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया रूल नंबर 7। चलो एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रूल्स होगा वो 8, 9 ये सब होगा, ठीक ना, उसको देखिएगा ध्यान से। चलो अब आते हैं इसका रूल्स नंबर 8, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 8। देखो कुछ वर्ड अगर सेंटेंस में दिख जाए जो भी बोलने वाले हैं, तो आंख बंद करना और उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रख देना, ठीक ना, सीधा सी बात है। कुछ सेंटेंस अगर दिख जाए तो, अब वो सेंटेंस क्या है देखो,
अगर सेंटेंस में दिख जाए ऑलवेज, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज ना हैबिट को बताता है। कोई काम लगातार करोगे तो क्या होगा, हैबिट होगा, तो इसलिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखोगे। ऑलवेज हो गया, नेवर, ठीक ना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, सेल्डम हो गया, रेयरली, रेयरली, सेल्डम रेयरली मतलब होता है कभी कभार, ठीक ना, कभी कभार। ओकेजनली इसका भी मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली, OCASIONALY, ओकेजनली हो गया, ठीक है। ऑफेन मतलब प्राय, ये भी हो गया, ऑफेन हो गया। etc आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सी बात। यानी जब ऑलवेज लगा रहे, नेवर रहे, सेल्डम रहे, रेयरली रहे, ओकेजनली रहे, ऑफेन रहे, तो उस कंडीशन में इसे आप रखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर अ हैबिचुअल एक्शन। पूरा करते हैं, फॉर अ हैबिचुअल एक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, आदत को बताता है ना। तो आदत को अगर ये सब दर्शा रहा है तो ये आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर बोलते हैं ही इज ऑलवेज लेट, ऑलवेज कमिंग लेट, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, लेट। तो आप तो कहोगे सही, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सही तो है, लेकिन गलत है मेरे भाई। क्यों, हमने क्या कहा था कि ऑलवेज अगर दिख जाए तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिए हो, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, ही ऑलवेज कम्स लेट। कम्स क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर है, ठीक ना, तो V5 होगा, ये हो जाएगा सही। ही ऑलवेज कम्स लेट। हो गया, हो गया। चलिए एक लास्ट इसका रूल देख लेते हैं, 9 नंबर, इसका लास्ट 9 नंबर देख लेते हैं, ठीक ना। आप ना कमेंट्री में भी ना, कमेंट कोई भी गेम का कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगला लिखिएगा, किसी भी गेम के कमेंट्री में, किसी भी गेम के कमेंट्री में किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे देखो अगर बोलते हैं स्टार्क, स्टार्क बहुत ही फेमस जो ये बॉलर है ना, स्टार्क, ठीक ना, बोलते हो स्टार्क बॉल्स टू कोहली। अरे एक सेकेंड, चलो हो गया। हाँ जी, क्या बोलते हो, स्टार्क बॉल्स टू कोहली, ठीक है। कोहली कमेंट्री आप कर रहे हो, ठीक ना, कि स्टार्क जो है कोहली को बॉल डालते हुए, ठीक ना, स्टार्क बॉक्स टू कोहली, कोहली हिट्स हार्ड द बॉल, hits hard, the ball goes out of boundary, the ball goes out of boundary line and it is 4, boundary line and it is 4। चलो 40 कर देते हैं 4। देखो हमने सारे बात को इंडेफिनिट में ही बोला, हालांकि कमेंटर जो होता है क्या होता है, पहले गेम को देखता है और वो घटना हो चुका होता है तब वो बोलता है, लेकिन फिर भी वो रनिंग कमेंट्री होता है, इसलिए उसको आप इंडेफिनिट में ही बोलोगे। जैसे हमने सारे को इंडेफिनिट किया, देखो कहाँ से, स्टार बॉल्स टू कोहली, ठीक ना, स्टार बॉल्स टू कोहली, ये सब्जेक्ट प्लस V5 कर दिए तो इंडेफिनिट में है। फिर यहाँ पर देखो कोहली हिट्स द बॉल, कोहली बॉल को मारता है, एंड द बॉल गोज आउट, यहाँ पे इंडेफिनिट हो गया, आउट ऑफ बाउंड्री लाइन एंड इट इज, ये भी इंडेफिनिट है, इट इज 4। तो ये सारे बातों को हमने इंडेफिनिट में रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये एक कमेंट्री है और कमेंट्री हमेशा इंडेफिनिट में ही दिया जाता है। इज राइट क्लियर।
क्या सही है? अरे भाई क्या सही, आगे बढ़े। तो यहाँ पे था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड जो था रूल, उसको हमने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस टेंस का यूज कब करोगे? तो सिंपल से यहाँ यहीं पर तो सारा देखा है, देखना। प्रेजेंट मतलब हो गया वर्तमान, प्रेजेंट मतलब क्या हो गया? वर्तमान। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जारी, कंटिन्यूअस मतलब जारी। टेंस मतलब हो गया क्रिया के रूप में, क्रिया के रूप में। सिंपल सी बात है, यानी वर्तमान समय में अगर कोई कार्य जारी है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है, ठीक ना, कि वर्तमान समय में कोई काम क्या हो, जारी हो, तो उसको करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद इज, एम, आर, फिर उसके बाद आता है आपका बिफोर, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इज, एम, आर को पहले कर दो, ये तो सिंपल सी है ना, इसको चलो जल्दी से कर देते हैं। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बिफोर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाना है तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो गया? तो वही हो जाएगा, इज, एम, आर को आगे कर दो, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा? नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया सारा का सारा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो स्ट्रक्चर वाला क्या वो पता हो, क्योंकि स्कूल लेवल में ये सब पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इस टेंस में इस तरह का यूज होता है, सब्जेक्ट होता है, जमार होता है, इसके बाद बिफोर होता है, सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होगा वो होगा रूल्स एंड यूजेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे रूल्स एंड यूजेज को। चलो वेरी गुड। अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड यूजेज, क्योंकि आप ना एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, वो बेसिक्स लेकिन जाना जरूरी है, उसके बिना ये काम नहीं चलेगा। पहला यूज, ठीक ना, पहला यूज कि वर्तमान समय में जारी कार्यों के लिए सबसे पहले लिखिएगा वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जारी कार्यों के लिए। सिंपल सी बात है, यानी कोई भी कार्य अगर वर्तमान समय में जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। जैसे अगर एग्जांपल देखो, अगर हम बोलते हैं वह नाच रहा है, सिंपल सी बात है, तो ये जो नाचने का काम क्या है? वर्तमान समय में जारी है। ठीक ना, तो इस कंडीशन में से क्या बनाएंगे? ही इज डांसिंग। सब्जेक्ट दे दिए, इज, ही के साथ इज लगेगा और फिर फोर हो गया। ठीक ना, वह नाच रहा है। आप कोई भी काम, ही इज ईटिंग, कुछ भी कर सकते हैं वर्तमान समय में। ठीक है, कोई भी काम, तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखोगे। ठीक है, चलिए सेकेंड वन इज, दूसरे में आते हैं हम लोग, इसका दूसरा लॉ देख लेते हैं। ठीक ना, टू शो प्रेजेंट मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान समय में कोई भी क्षणिक एक्शन होता है उसके लिए ना आप यूज कर सकते हो कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे टू शो अ प्रेजेंट मोमेंटरी एक्शन, मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन, माफ कीजिएगा, मोमेंटरी हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब बताते हैं आपको। हैबिचुअल एक्शन यानी कि हैबिचुअल एक्शन मतलब आदत, ठीक नहीं,
कौन सा आदत, मोमेंट्री, जो आपका कभी कभार का आदत है, यानी कि परमानेंट करते हो, वो चीजें कभी कभार करते हो, वैसी आदत को अगर दिखाना रहे तो आप ना वर्तमान समय में अगर दिखाना रहे ऐसी आदत को, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, क्योंकि ये आदत आपका बराबर नहीं है, ये आपका आदत कभी कभार का आदत है। जैसे अगर बोलते हैं एग्जाम्पल में, नाउ अडेज, नाउ अडे, है ना, ही इज ड्रिंकिंग वाइन, नाउ अडेज ही इज ड्रिंकिंग वाइन, नाउ अडे ही इज ड्रिंकिंग वाइन। थोड़ा सा चलो ठीक है, इसको ही को थोड़ा इस तरह से कर दो, नाउ अडे ही इज ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो आप पीने की आदत है परमानेंट नहीं है, इन दिनों उसकी आदत हुई है, मतलब ये मोमेंट्री हैबिचुअल एक्शन है, ठीक ना, ये हमेशा पीता नहीं है। तो अगर कोई आदत कभी कभार का आदत है, ठीक ना, हाल फिलहाल का आदत है, ये रेगुलर का हैबिट नहीं है, तो इसको बोलते हैं, इसको दिखाना होता है तो आप दिखाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलते हैं रूल नंबर इसका थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड देखो, टू शो अ 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान, यानी कि 50% सर्टेन फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान यानी भविष्य का हुआ योजना जो कि निश्चित कितना परसेंट हो, 50%, आधा आधी हो, यानी सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। अगर ऐसा कभी रहे आदत, सॉरी हैबिट, मत क्या करते हो, ऐसा अगर कभी कोई घटना रहे जिसमें भविष्य का कोई घटना हो लेकिन उसके होने की संभावना आधी हो, तो उस कंडीशन में आप ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं ओके, जैसे बोलते हैं आई एम बाइंग, आई एम बाइंग, आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ, कार नेक्स्ट मंथ। तो भाई अगले महीना आप कार खरीदोगे, लेकिन उसकी संभावना कितनी है, आधी है, 50% संभावना है कि आप खरीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। ठीक ना, तो अब भविष्य की कोई फ्यूचर का प्लान है और उसकी होने की संभावना अगर 50% है, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर लो। ठीक ना, EJMI लगा कर बिफोर लगा दो, तो ये सही हो जाएगा। ठीक ना, तो ये था आपका रूल नंबर थर्ड। ओके, आगे बढ़े, चलो अब चलते हैं रूल नंबर 4 के पास। अब होगा रूल नंबर 4। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4, 4 नंबर। ठीक है, अब एक बात सुन लो, अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें ये वर्ड, जिस वर्ड को भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो वर्ड अगर रह गया तो आप ना उसे आप लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक ना, जैसे अगर आप कहते हो नाउ, नाउ मतलब होता है अभी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर रहे वर्ड नाउ, दिस टाइम, दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, ठीक ना, इस समय। दिस डेज, दिस डेज का मतलब होता है इन दिनों, दिस डेज का मतलब होता है इन दिनों। नाउ अडेज, इसका भी मतलब होता है ये दिन, इन दिनों। एट प्रेजेंट, इस समय, एट प्रेजेंट का मतलब हो गया इस समय। ठीक है, एट द मोमेंट, इसका भी मतलब वही होता है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, etc। अगर ये सब वर्ड दिख जाए तो आप इस सेंटेंस को बनाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, तो इसको क्या बनाइएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी आर केप्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीधा बात है कि ये सब दिख जाए तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखिएगा। जैसे ही इज ईटिंग नाउ, सिंपल सी बात है, नाउ लग गया, देखो यहाँ पे नाउ है लगा हुआ, तो इसको हम लोग कर दें क्या टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगर बोलते हो ऐसे दिस डेज,
दिस डेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब हमने कंटिन्यूअस में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है दिस डेज। दिस डेज बता रहा है कि सेंटेंस को आप कंटिन्यूअस में बनाओ। बात क्लियर है? तो ये था रूल नंबर 4। अब यहाँ पे 5वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया था कि अगर ऑलवेज, ठीक ना, ऑलवेज हो गया, अभी जस्ट बताया था ना कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, ये सब वर्ड का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। लेकिन ये सब का यूज जो है कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ठीक है, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, ऑफन हो गया, रेयरली हो गया, तो इस सब का यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कीजिएगा। अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखो, अगर कहते हैं ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, कमिंग लेट, तो ये हो जाएगा गलत। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में बहुत बार यूज करता है ऑलवेज, सेल्डम, नेवर और कंटिन्यूअस कर देता है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? इसको इंडिफिनिट बनाइएगा। क्या बनाइएगा? ही ऑलवेज कम्स लेट। अभी बताए थे ना कुछ देर पहले, कम्स लेट, ठीक है, तब ये सही होगा। तो ये सब अगर रह गया ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, तो आप इंडिफिनिट में लगाइएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कंटिन्यूअस करने की कोशिश कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। और चीज, इसको ना हटा देते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। चलो अब चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट रूल। कितना नंबर था भूल गए, 5 या 6 जो भी है आप कर लेना, ठीक है ना। अब देखो, अगर कोई वर्ब हो उसको बोलते हैं परसेप्शन, परसेप्शन वाले वर्ब, यानी ज्ञान इंद्रियों को दर्शाने वाला वर्ब। अगर इंग्लिश हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, क्या बात है, क्या सही लिखे क्या भाई? हिंदी मेरा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो, ज्ञानेंद्रियां को दर्शाने वाला वर्ब उसको बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियों को बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन, परसेप्शन। ज्ञानेंद्रियों को दर्शाने वाला वर्ब, दर्शाने वाला वर्ब। हमको ये कौन सा वर्ब आ गया जो कि ज्ञानेंद्रियों को दर्शाता है, ठीक ना। कारण अब ऐसा कैसा टेंस है, अब ऐसा कौन सा वर्ब है जो कि आप ज्ञानेंद्रियों को दर्शाता है, ठीक ना। देखो, अगर ज्ञानेंद्रियों को दर्शाने वाला कोई वर्ब है, जैसे कौन कौन है पहले बताते हैं फिर आगे बताते हैं। जैसे बोलते हो सी, सी देखना, आंख से देखते हो चीजों को ना। हियर, हियर मतलब सुनना, कान से सुनते हो, तो ये भी ज्ञान इंद्रियां, आंख कान आंख नाक कान त्वचा क्या है, ज्ञान इंद्रियां है। तो इसको दर्शाने वाला जो भी वर्ब होगा ना सब कहलाएगा वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। अपीयर, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना, ठीक ना, अपीयर मतलब प्रतीत होना। और होता है क्या, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना। नोटिस, नोटिस किसी को आप नोटिस करते हो, ठीक ना। फिर होप मतलब आशा करना, आशा करना, होप हो गया। सी मतलब प्रतीत होना, सिम। उसका बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, प्रीफर, ठीक है, इटीसी। ये सब वर्ब कहलाती है वर्ब ऑफ परसेप्शन, ज्ञानेंद्रियों को दर्शाने वाला वर्ब है। इसको कभी भी आप V4 नहीं बनाना, ठीक ना। इसे कभी भी क्या करना, ये कभी भी आप नहीं करना, सी को सिंग कर देना, हियर को हियरिंग कर देना, अपियरिंग कर देना, अंडरस्टैंडिंग कर देना, नोटिसिंग कर देना। यानी ये सब में गलती से भी ING नहीं लगाओगे। अगर ING लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर बोलते हो इट इज अपियरिंग, इट इज अपियरिंग रॉन्ग, यानी कि गलत महसूस हो रहा है, तो आप ना ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपियर में आपने क्या लगा दिया, अपियरिंग लगा दिया। सही क्या होगा, कंटिन्यूअस में ही क्यों ना हो आपको लगाना पड़ेगा माफ कीजिएगा, कंटिन्यूअस में इसको आप नहीं बना सकते हैं। इसको जब भी बनाना होगा बनाइएगा इंडिफिनिट में, ठीक है ना। इसे जब भी बनाना होगा किसे बनाइएगा, इंडिफिनिट बनाइएगा, कंटिन्यूअस बनाइएगा। तो ये गलत होगा क्योंकि इसके साथ V4 लगता ही नहीं है।
तो क्या होगा, इट appears wrong। इट appears क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी ये सब वर्ब को आप कंटिन्यूअस में कर ही नहीं सकते हो। जब भी करना होगा आपको कीजिएगा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कीजिएगा, ठीक ना, इंडेफिनिट में ही ये यूज होता है। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को कवर कर ली है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ, एक बार और इतना अगर देख लियो ना तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक ना, अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप ना हर दिन इसका एक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, हर दिन इसका मिलेगा टेंस का, जब तक समाप्त ना हो तब तक लगातार चैनल पे आता रहेगा। तो वॉच कीजिएगा रेगुलर और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। चलिए फिर से थैंक यू वेरी मच।